गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पतंग। ये कविता है बच्चों। इस कविता को लिखा है आलोक धान्यवा जी ने। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर जो बिहार में आता है वहाँ पे हुआ था। प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, व्रणों की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। प्रमुख सम्मान इनको मिला राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। ये सब इनको पुरस्कार के तहत प्राप्त हुआ। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना उधर है। ये पंक्ति के माध्यम से समझा रहे हैं बच्चों कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ पर मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन वहाँ हमको जाना ही है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धान्यवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता इन्होंने प्राप्त की। सन 1972 और 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही। इतना अच्छा कविता लिखते थे बच्चों कि व्यक्ति जब उसको पढ़ता था तो मुँह ज़बानी याद भी कर लेता था। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, ख्याति यानी होता है बच्चों प्रसिद्धि, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धान्यवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, यानी बहुत ज़्यादा एक साथ में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वह पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से ये काम करते रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी निभाई। पाठ्य पुस्तक में से ली गई कविता पतंग आलोक धान्यवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, मतलब आपको पोएम के रूप में दिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वह हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो ऐसा यहाँ पे कवि प्रश्न कर रहे हैं। तो बताइए आप लोग भी क्या उन बच्चों के साथ में हैं? तो ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ। अब आता है कविता पतंग। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, मतलब भादो का जो महीना होता है बरसात तो होती ही उसमें, लेकिन उसकी जो रात होती है बहुत काली होती है, बहुत घनघोर अंधेरा होता है। तो बरसात जो हो रही थी, तेज बौछारें जो चल रही थी वो भी ख़त्म हुआ, भादो भी गया और सवेरा अब हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा लग रहा है बच्चों? जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें होती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद कैसे आ रहा है? नए पुलों को पार करते हुए, मतलब शरद का महीना, शरद ऋतु आ रहा है पुराने महीने को पीछे छोड़ता हुआ, यानी शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल यानी नई रोशनी के साथ तेज चलते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इस तरह से कौन आ रहा है बच्चों?
शरद आ रहा है। शरद ऋतु को यहाँ पे एक मनुष्य के रूप में व्याख्यात किया जा रहा है कि शरद किस तरह से आ रहा है। शरद का महीना कि जैसे एक व्यक्ति हो, वो चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी घंटी को बजाते हुए, चमकीले इशारे से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए उनके झुंड को बुलाते हुए, आकाश को मुलायम बनाते हुए चला आता है, उसी तरह से शरद ऋतु का महीना आ रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कवि कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। ऐसा क्या होता है बच्चों? कागज़ होता है जो पतंग में लगा होता है, बहुत हल्का रंगीन होता है और दुनिया का सबसे पतला कागज़ वो होता है। बाँस की पतली पतली तीलियाँ उसमें लगी होती हैं, इसलिए लगाई जाती हैं कि ताकि वो खूब ऊंचाइयों तक ऊपर उठे। अगर मोटी वज़नदार तीली लगा देंगे तो पतंग नीचे रहेगा, उड़ेगा नहीं, बार बार नीचे आएगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं शुरुआत? क्योंकि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, ताकि सभी बच्चे पतंग को उड़ाएं, पतंग खूब ऊंचाइयों पे उड़े, बच्चे खुश हो जाएं, किलकारियाँ मारे, हंसने लगे, तालियां बजाएं और वो रंग बिरंगी पतंग जो है पूरे आसमान में तितलियों की तरह दिखाई पड़े और एक नए नाजुक दुनिया का वहाँ पे निर्माण हो। आगे कहते हैं, जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे कैसे होते हैं बच्चों? जन्म से ही वो बहुत नाजुक और कोमल होते हैं, कपास के जैसे, रुई के जैसे। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वो दौड़ते हैं बेसुध, तो कैसा लगता है कि जैसे पृथ्वी ही, पूरी धरती ही घूम गई है उनके पैरों के पास। यानी धरती पे हर जगह जब पतंग उड़ाते हैं उस समय बच्चे हर जगह दौड़ते हैं, हर कोने में जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ही घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आकर खड़ी हो गई है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं दाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर कैसा लगता है कि बच्चे जब पतंग को उड़ाने के लिए, पतंग को पकड़ने के लिए कैसे आते हैं? दौड़ते हुए बेसुध आते हैं। छत कितने कठोर होते हैं बच्चों, फिर भी वो छत पे इस तरह से धूप में घूमते हैं कि उनके पाँव भी नहीं जलते हैं, उनके लिए छत भी एकदम मुलायम बन जाते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए चारों दिशाओं में हू हल्ला, किलकारी, हंसने की आवाज़ आती है। और जब वो पेंग भरते हुए, मतलब जल्दी जल्दी, तेज़ी तेज़ी कदम से चलते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर तब ऐसा लगता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। मतलब जैसे आंधी आने पर डाली झूमने लगती है, इधर उधर चरमराने लगती है, उसी तरह पतंग के चक्कर में बच्चे भी जो है, छत को कठोर होता है, जल रहा होता है धूप में, उसके बावजूद भी उसको एकदम नरम और मुलायम बना देते हैं, उस पर घूमते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर और इतनी ज़ोर ज़ोर से दौड़ते हैं कि उसके किनारे तक आ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक भी वो पहुंच जाते हैं। उस समय वो गिरने भी हो जाते हैं कि अभी किनारे से गिर पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा लेते हैं। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का ये संगीत है। मतलब वो पतंग के चक्कर में गिरने होते हैं, फिर भी अपने आप को बचा लेते हैं और इसका कारण है कि उनके अंगों में भरा हुआ वो रोमांच, वो खुशी, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनको गिरने से कौन रोक लेता है बच्चों? तो गिरने से पतंगों की ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं। वो गिरते गिरते अपने पाँव आगे की तरफ सरका लेते हैं और पतंगों की ऊंचाइयों को फिर से देखने लगते हैं। उस धागे के सहारे जैसे जैसे वो पतंग ऊपर उठता जाता है, बच्चे भी खुशी में उसी पतंग के सहारे, ऐसा लगता है, उछलते हुए ऊपर चले जा रहे हैं। ये देखो बच्चों, चित्र है पतंग उड़ाने का। अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो आगे क्या कभी कह रहे हैं, मान लो पतंग उड़ाते समय कोई बच्चा कभी छत के किनारे से गिर भी गया और गिरने के बाद बच गया, तब तो वो बच्चा बिल्कुल निडर हो जाता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब वो बच्चा तब तो और निडर हो जाता है कि कोई बात नहीं, मैं तो छत पर से गिर गया लेकिन फिर भी बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसे निडरता के साथ वो चिलचिलाती हुई धूप में उस छत पे, जलते हुए छत पे फिर से आता है और अपने पतंग को उड़ाने लगता है। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी जो है वो और तेज़ी से घूमने लगी है और बच्चों के बेचैन पैरों के पास आकर खड़ी हो गई है। तो ये था बच्चों पतंग
का पूरा भावार्थ, इस भावार्थ को आपको लिखना है, याद करना है, इस कविता को भी पढ़ना है। इससे संबंधित नीचे आते हैं अभ्यास के प्रश्न। इन अभ्यास के प्रश्नों को आपको स्वयं करना है। और नीचे है कविता के आसपास, और इसके साथ साथ आपकी कविता भी है। इसमें देखो क्या बताया है। नंबर 1, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, दिवजय देव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाइए और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु का वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। मतलब इसमें ये जो तुलसी जी हैं, जायसी हैं, मतीराम हैं, दिशदेव हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये सारे कवि हैं। इन लोगों ने शरद ऋतु का भी सुंदर सुंदर वर्णन किया है, कविता लिखा है। तो आपको अगर इनकी कहीं भी कविता मिलती है तो उसको पढ़ लीजिए और तुलना कीजिए कि आपकी जो कविता है पतंग, उसमें जो शरद ऋतु का वर्णन किया है उससे किस तरह से भिन्न है। इस बात को आप कक्षा में आके चर्चा कीजिए अगर आपको कहीं भी मिलता है तो। दूसरा है, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती हैं, इसके बारे में भी आप स्वयं लिख सकते हो और बता सकते हो। तो ये पूरा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपको लिखना है, याद करना है, स्वाध्याय भी लिखकर याद करना है। ओके, थैंक यू।